नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृति प्रजापति। किसी भी देश की शिक्षा का स्तर ये बताने में सक्षम है कि वो देश भविष्य में कितनी तरक्की करेगा। वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक भारत ने एक विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना देखा है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत ये सपना जरूर पूरा करे। लेकिन अगर किसी देश की शिक्षा व्यवस्था में ही बहुत बदलाव करने की जरूरत होगी या उसमें सुधार करने की जरूरत होगी, तो क्या वो देश आगे तरक्की करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। भारत में नई शिक्षा नीति आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन नई शिक्षा नीति आने के बावजूद भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत से सुधार करने की जरूरत है, बहुत सी कमियां हैं। आज इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि अधिकतर बहुत सारे छात्र डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं और हाल ही में राजस्थान के कोटा में ये फैसला किया गया कि वहां पर छात्र जो है ज्यादातर आत्महत्या करते हैं, तनाव में आकर के, प्रेशर में आकर के, एंजाइटी में आकर के। तो वहां पर प्रशासन को एक समस्या दिखी पंखों में, तो प्रशासन ने पंखों में एंटी सुसाइड फैंस का फॉर्मूला लगाने की कोशिश की। उन्होंने पंखों में स्प्रिंग लगाए ताकि छात्र जो है वो आत्महत्या ना करे। और लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिसको आत्महत्या करनी होगी वो पंखों से या फिर वो किसी और तरीके से भी जरूर कर लेगा। तो स्प्रिंग लगाने की जो जरूरत है वो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में है, हमारे सिस्टम में स्प्रिंग लगाने की जरूरत है ताकि सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और छात्रों पर तनाव ना हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में और क्या सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में यानी भारत में गुरुकुल का सिस्टम हुआ करता था। उस समय में स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के घर पर जाकर के ही यानी कि गुरुकुल में ही पढ़ाई किया करते थे, वहीं पर वो खाना खाते थे, वहीं पर उनको सब कुछ सिखाया जाता था और गुरुकुल में कई सारी चीजें सिखाई जाती थी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्चरी, डिफेंस, इस तरीके की तमाम चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती थी और उस समय छात्र जो थे काफी प्रतिभाशाली भी बन जाते थे। लेकिन उसके बाद अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेज भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेकर के आए। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉर्ड मकाई ने पेश किया और फिर अंग्रेज जो चाहते थे वो इंडियंस को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, वो एक कठपुतली की तरह इंडियन से काम करवाना चाहते थे। उन्होंने इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन का सिस्टम जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ताकि भारत के लोग जो है वो उनकी भाषा सीखे और उन्हें भारत के लोगों की भाषा सीखने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए उन्होंने इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम देश के सामने पेश किया ताकि हम इन लोगों को अपना गुलाम बना ले, हम इन लोगों को अपनी कठपुतली बना ले। और आज भी अगर हम देखें तो काफी हद तक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पर ही बात की जाती है और इंग्लिश को आज की डेट में एक स्टेटस की तरह देखा जाता है कि जो इंग्लिश बोल लेता है वो बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसका समाज में एक अलग ही दर्जा होता है। लेकिन जो व्यक्ति हिंदी बोल पाता है और जो अंग्रेजी नहीं कह पाता तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज भी उसे एक अलग नजर से देखने की कोशिश करता है। तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट अंग्रेज लेकर के आए और आज भी हमारे देश में बरकरार है। और हमारे देश के स्कूल्स और कॉलेजेस में आज भी अटेंडेंस के कॉन्सेप्ट पर बहुत फोकस किया जाता है कि अगर छात्रों की 75%, 80% या 85% अटेंडेंस नहीं हो तो फिर उन्हें नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के कई नियम जो है स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस से ज्यादा अटेंशन पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर छात्र है वो स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, वहां पर वो बैठा हुआ है, लेकिन वो वहां पर उसकी अटेंडेंस तो है, अटेंशन नहीं है, उसका फोकस, अटेंशन स्पैन बहुत जरूरी है। इसलिए टीचर को इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मुलेट करने की जरूरत होनी चाहिए कि छात्रों का अटेंशन स्पैन बना रहे और अटेंडेंस से ज्यादा अटेंशन पर फोकस होना चाहिए। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी छात्रों के माता पिता से कई सारे पैसे वसूलते हैं अच्छी शिक्षा के नाम पर कि हाँ वो बहुत अच्छी सुविधाएं देंगे, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गए हैं और ये बिजनेस कैसे बन गए हैं इस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। शहरों में बात करें तो शहरों में स्कूल्स होते हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप गांव के स्कूलों की बात करें, जैसे कि आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, वहां पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं होती है, सैनिटेशन फैसिलिटी की अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं वो स्कूल आने से अवॉइड करती हैं। वेंटिलेशन की अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है और बजट की कमी भी होती है स्कूल के पास, क्योंकि भ्रष्टाचार है देश में। भ्रष्टाचार की
की वजह से सरकार के पास पैसा नहीं होता है कि वो स्कूलों में इतना इन्वेस्ट कर पाए, और शिक्षा में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में अक्सर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को दूसरों के बच्चे से कंपेयर जरूर करते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर शर्मा जी के लड़के के इतने मार्क्स हैं तो हमारे बच्चे के इससे ज्यादा मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। और आज अगर आप छात्रों से बात करेंगे तो अधिकतर छात्र गिने चुने प्रोफेशन ही बताते हैं कि अगर आप उनसे पूछें कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो वो कहेंगे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये गिने चुने प्रोफेशन ही अधिकतर बच्चे बताते हैं। हालांकि कुछ यूनिक बच्चे भी होते हैं जो कि कुछ अलग बनना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपको कुछ और प्रोफेशंस बताऊं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना ही ना हो, जैसे कि ऑर्निथोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, बोटैनिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन, ग्राफिक डिजाइनर, जर्नलिज्म, वीडियो एडिटिंग, इस तरीके के प्रोफेशंस के बारे में कभी भी हमारे देश के छात्रों को बताया ही नहीं जाता कि ऐसे भी फील्ड्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें रह करके भी वो फ्यूचर में अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोफेशंस के बारे में भी देश में छात्रों को बताने की सख्त जरूरत है ताकि वो केवल गिने चुने प्रोफेशंस पर ही अटके ना रहे। हमारे देश में आज भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। रिजर्वेशन को देश में इसलिए लाया गया था ताकि समाज में वीकर सेक्शंस जो हैं उन्हें अपलिफ्ट करा जा सके और उन्हें भी समाज में सामान्य दर्जा दिया जा सके। रिजर्वेशन को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के सामने रखा था और उस समय उन्होंने रखा था क्योंकि इसकी सख्त जरूरत थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले 10 से 20 वर्षों में रिजर्वेशन की स्थिति को देश में रिव्यू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अब समाज में ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं या ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है और उनसे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण वापस ले लेना चाहिए। लेकिन आज तक हमारे देश में रिजर्वेशन किसी से वापस नहीं लिया गया, क्योंकि अगर कोई भी सरकार रिजर्वेशन को वापस लेने की हिम्मत करेगी तो फिर उसका वोट बैंक जो है वो खतरे में आ जाएगा। देखिए, एक तरीके से ये सही है कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं ताकि समाज में लोगों को अपलिफ्ट किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तरीके से ये इनजस्टिस भी है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए वो छात्र होता है जो कि 800 में से 790 नंबर लेकर के आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक वो छात्र है जो कि 800 में से 600 नंबर लेकर के आ रहा है, उसका भी रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो वो छात्र जो 790 नंबर लेकर के आया उसका एडमिशन नहीं हो पाता। तो इससे वो वाला जो छात्र है जिसके 790 नंबर आ रहे हैं उसके दिमाग में अन्याय की जो भावना है वो उत्पन्न होती है कि जो 500 या 600 नंबर लेकर के आ रहे हैं उसका एडमिशन होता है और मेरा एडमिशन नहीं होता है। तो रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को एक बार रिव्यू करने की बहुत जरूरत है और अब ये कोशिश की जानी चाहिए कि समाज से और देश से धीरे धीरे रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समाप्त किया जाए। साथ ही अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन में अलजेब्रा, a+b का होल स्क्वायर और ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरीके के तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये पढ़ाइए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पढ़ाइए कि स्कूल के बाद लाइफ में जो काम आएगा वो चीज भी बच्चों को सिखानी चाहिए कि अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलें, चेक कैसे भरें, लोन लेना अच्छा है कि नहीं है, इन्वेस्ट कहाँ पर करिए, स्टॉक मार्केट की नॉलेज देनी चाहिए, बिजनेस आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, न्यू इनोवेशंस पर भी फोकस जरूर होना चाहिए ताकि छात्रों को और स्किल्ड, इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाया जा सके। इसके साथ साथ सरकार को बच्चों के साथ साथ गवर्नमेंट टीचर्स को भी हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल बनाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को भी, जो टीचर्स हैं उन्हें भी छात्रों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि अगर देश में कुछ चल रहा होता है, चुनाव आ रहा होता है, तो इलेक्शन ड्यूटी पर गवर्नमेंट टीचर को लगा दिया जाता है। देश में जनसंख्या की गिनती करनी होती है तो उसमें भी गवर्नमेंट टीचर को लगा दिए जाते हैं। तो अगर टीचर ये सब काम करेगा तो फिर वो छात्रों को कब पढ़ाएगा। तो ये तो हुई स्कूल एजुकेशन की बात। स्कूल एजुकेशन के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमें कई बार ऐसी खबरें देखने को मिलती है कि पेपर लीक हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट डेट कब आएगी इसके बारे में पता नहीं होता। अगर पेपर हो जाता है तो उसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर चुनाव देश में होते हैं तो चुनाव की तारीख भी पहले से तय हो जाती है, चुनाव का कब परिणाम होगा, चुनाव कब किस दिन होंगे, सारी चीजें, किन किन सीटों पर चुनाव होंगे, कहां से कौन लड़ रहा है, इस सब की इलेक्शन की पूरी जानकारी जो है वो देश के सामने आ जाती है। लेकिन जो एग्जाम्स होते हैं छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए, उसकी जानकारी जो है वो छात्रों को साल तक कभी कभार नहीं मिलती है। तो इन सारे इश्यूज को भी एड्रेस करने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, मास मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन में।
न्यूज चैनल्स पर, टीवी पर या फिर आप सोशल मीडिया पर जो कंटेंट देखते हैं उसमें नेगेटिव न्यूज के साथ साथ पॉजिटिव न्यूज जो है वो छात्रों को दिखानी चाहिए। नए नए प्रोफेशंस जो आ रहे हैं देश में उसके बारे में बताना चाहिए कि कौन सी नई नई फील्ड है जिसमें छात्र जो है वो काम कर सकते हैं। अच्छी अच्छी खबरें, पॉजिटिव न्यूज भी समाज में, देश के सामने और छात्रों के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने आनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हर प्रोफेशन को, क्योंकि हमारे देश में अक्सर देखा जाता है जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है जैसे कि डॉक्टर, पुलिसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको जो है बहुत ही ऊपर तरीके पर देखा जाता है। आईएएस, पीसीएस, मतलब ये वाली जॉब्स जो है ये अच्छी जॉब्स है, लेकिन जो ब्लू कॉलर जॉब्स हो गई जैसे कि वॉचमैन हो गया या फिर कोई गार्डनर हो गया, इस तरीके की जॉब्स को बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता है या इनको समाज में थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो बाहर के देशों में इन तरीके के जो प्रोफेशंस होते हैं, यानी कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती है, गार्डनिंग का कोई काम करता है, अगर कोई आर्चरी का काम करता है, कोई कारपेंटिंग का काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है, तो इन तरीके के प्रोफेशंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और सरकार ये सुनिश्चित करती है कि इन तरीके के जो प्रोफेशन है, जो लोग इस प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है उनको भी बराबर सैलरी मिले या अच्छी तनख्वाह उन्हें इन प्रोफेशंस में मिले और उन्हें समाज में इज्जत भी बराबर मिले। अब कुछ सॉल्यूशंस की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले, पेरेंट्स की तरफ से छात्रों पर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों को थोड़ा इस मामले में लीनियंसी देनी चाहिए कि वो जोन सा भी प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहे वो कर सके। इसके साथ ही दूसरा, बच्चों को इनोवेशंस पर ध्यान देना चाहिए, काउंसलिंग पर उनकी करनी चाहिए। जो छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी, तनाव का शिकार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, इस समस्या की जड़ तक जाना चाहिए और उनकी समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए और एजुकेशन को फ्री एंड एक्सेसिबल बनाना चाहिए, यानी कि शिक्षा को मुफ्त करना चाहिए और देश के हर व्यक्ति तक, लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को भी शिक्षा का अधिकार जरूर मिलना चाहिए, उसको भी एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, गाँव में देखें तो गाँव में एजुकेशन का स्तर जो होता है वो बहुत ही कम होता है और कैसे कम होता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री? याद हमको नहीं आ रहा है। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? अब इंग्लिश में नहीं बता सकता। संविधान किसने बनाया था? बिहार में कितने जिले हैं? पटना के डीएम कौन है? पटना के डीएम है ये। तो रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में एजुकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करती है और इसके साथ ही एजुकेशन को सबको एक्सेसिबल बनाने की भी जरूरत है कि हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचे और हायर लेवल पर भी एजुकेशन जो हो सबके लिए एक्सेसिबल हो, ज्यादा महंगी एजुकेशन ना हो जिसकी वजह से हमारे देश में जो लोग हैं वो उसको अफोर्ड ही ना कर पाए। और इसके साथ ही इलेक्शन और पॉलिटिक्स में शिक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन की डेट या इलेक्शन का जो पूरी प्रक्रिया होती है वो सब फाइनल होता है कि कब इलेक्शन होने वाले हैं, कब उसके रिजल्ट होंगे, कब उसका शपथ ग्रहण होगा, ये सारी चीजें जब तय होती है तो फिर जो शिक्षा है, जो परीक्षा है, वो भी तय होनी चाहिए कि कब परीक्षा का रिजल्ट आएगा, कब परीक्षा होगी और परीक्षा लीक क्यों होती है। इस तरीके के मुद्दों पर भी फोकस किया जाना चाहिए। तो सरकार जितनी गंभीरता से चुनावों को लेती है उतनी ही गंभीरता से सरकार को शिक्षा को भी लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही देश का आने वाला भविष्य तय करती है। इसके साथ ही रोड लर्निंग के कॉन्सेप्ट यानी कि रट्टाफिकेशन पर कम से कम फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। और भारत के लिए एक खुशी की बात यह है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी का देश है, लेकिन इसके साथ ही एक डार्क रियलिटी ये भी है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश तो है, सबसे बड़ा युवा देश है, लेकिन भारत में ही, पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या करते हैं। तो इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि इतनी ज्यादा आत्महत्याएं हमारे देश में युवा ही क्यों करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस समस्या के बारे में जान सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता बने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।